हेलो एवरीवन। अब मैं रिवाइज करने वाला हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे हम कॉम्प्लेक्स चैप्टर से भी जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में फर्क क्या है। देखिए, डबल साल्ट वो साल्ट्स हैं जिनको यदि वाटर में हम डिसॉल्व कर दें, वो सारे आयंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं जो उस प्रिपरेशन के पहले थे। मतलब क्या हो गया, जैसे मान लिया आपने K2SO4 एक्वस सॉल्यूशन लिया, Al2SO4 टेकन थ्राइस एक्वस सॉल्यूशन लिया। अब इनमें केमिकल मेथड से हम के प्लस को, सल्फेट को, एल्यूमिनियम को और इसके सल्फेट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यदि मान लिया दोनों सॉल्यूशन को आप मिक्स कर दें और इसको इवेपोरेट होने के लिए छोड़ दें, तो जो क्रिस्टल्स बनता है वो एलम का बनता है। K2SO4 Al2SO4 टेकन थ्राइस डॉट 24H2। अब यदि मान ली इस एलम को वाटर में डिसॉल्व कर दें, तो आप वो सारे आयंस डिटेक्ट कर सकते हैं जो इस एलम के बनने के पहले थे। मतलब K प्लस, SO4 2 माइनस एंड Al3 प्लस। तो जब आप सारे आयंस को डिटेक्ट कर सकते हैं तो ये कहलाता है डबल साल्ट। लेकिन वही, जब आपने दो कंपाउंड मिक्स किया और उसके अंदर आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा आयन जो है अपनी आइडेंटिटी लूज कर लिया, या तो एक आयन लूज करेगा या तो सारे आयन लूज करेंगे। तो उस पर्टिकुलर आयन को यदि आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या जितने आयन्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब फिर ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे डबल साल्ट के एग्जांपल्स। ये देखिए, डबल साल्ट्स के अंदर जो बहुत ही कॉमन होता है, मोर सॉल्ट भी हम लेते हैं इसके अंदर, लेकिन पहले हम लेते हैं, ये देखिए, पोटास एलम। इसका जो फॉर्मूला है ये है K2SO4 डॉट Al2SO4 टेकन थ्राइस डॉट 24H2। ये हो गया पोटास एलम। अब हम देखते हैं कार्नेलाइट। सेकंड, यदि हम लेते हैं कार्नेलाइट, तो इसका फॉर्मूला होता है KCl MgCl2 डॉट 6H2। तो जो डबल साल्ट है उसको आप वाटर में डिसॉल्व कीजिए, सारे सारे आयंस जो है डिटेक्ट हो जाएंगे, इसलिए कह जाते हैं ये डबल साल्ट। एक और हम लेते हैं, थर्ड वन हो गया मोहस साल्ट। ये फेरस अमोनियम सल्फेट होता है। तो ये देखिए आप, NH4 ट्वाइस SO4। अच्छा, इसमें आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। आप जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट यदि कहूं तो मुझे पहले FeSO4 लेना चाहिए, इसके बाद NH4 ट्वाइस SO4, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप FeSO4 इसको यहां पे आप लिख सकते हैं डॉट 6H2, या तो फिर आप लिख सकते हैं FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। तो इस तरह से जो है कुछ एग्जाम्पल हमने लिए मोहर साल्ट के। अब हम देखते हैं कि यदि कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हैं, तो उसमें क्या आखिर होता है। तो यहां पे अब मैं ले रहा हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अब आप यहां पे देखिए, ये है K4FeCN6, एक है हमारे पास K3FeCN6। अब यहां देखिए आप NiCO4 Cu। अब ये एग्जाम्पल तो कैसे भी आप देखेंगे ही। यहां पे देखिए आप, ये है कुछ कॉम्प्लेक्सेस। अब इन कॉम्प्लेक्सेस में हम देखते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, ये देखिए, हम K प्लस को तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन इस Fe+2 को नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 है, हम इससे भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, और ये साइनाइड आयन को भी नहीं कर सकते हैं। मीन्स फेरस एंड साइनाइड आयन, दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। तो यही तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब यदि हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है वो एक आयन होगा, और ये जो है ये एक आयन होगा। और एक चीज और आपको याद रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं काउंटर आयंस। तो आप याद रखिए, काउंटर आयंस। अब यहां पे देखिए काउंटर आयन कितना हो जाएगा, ये 4, यहां पे कितना है 3, यहां पे है ही नहीं, यहां पे जो है सल्फेट 1। तो काउंटर आयन
जो आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, और जो आयनाइज हो उसे हम कहते हैं काउंटर आयन। एक एग्जाम में पूछा गया था काउंटर आयन। तो यहाँ पे काउंटर आयन कितना है 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे ये राइट साइड में है तो सल्फेट एक आयन, यहाँ पे कोई आयन नहीं। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्सेस में काउंटर आयन भी काउंट करते हैं। अब कॉम्प्लेक्सेस के बारे में स्टडी किसने किया, तो वहां पे हम जाएंगे वर्नर्स थ्योरी पे। देखिए वर्नर को कहा जाता है फादर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि इन्होंने जो है वर्नर्स थ्योरी दिया है, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्टडी इन्होंने किया, और उसकी वजह से फादर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। चलिए देखते हैं वर्नर्स थ्योरी क्या है। वर्नर्स थ्योरी में इन्होंने कहा कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके अंदर जो मेटल एटम है, वो मेटल एटम दो तरह की वैलेंसी बताता है। एक है प्राइमरी वैलेंसी और एक है सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसका मतलब हो गया कि देखिए यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, वर्नर्स थ्योरी में हो रहा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो अब ब्रीफली हम यहां देखेंगे, ये है वर्नर्स थ्योरी। यहाँ पे 1 डिग्री वैलेंसी, अब इसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं प्राइमरी वैलेंसी, और ये होता है आयनाइजेबल वैलेंसी, जो ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से होता है। तो इसको हम लिख रहे हैं आयनाइजेबल वैलेंसी। इसके बाद इसको लेंगे हम सेकेंडरी वैलेंसी, जिसे हम कहते हैं नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। चलिए अब इसके लिए जो है एक एग्जांपल मैं लेता हूं। अब यहां पे यदि मैं लेता हूं COCl3 और यहां पे अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, तो देखिए हमारे पास जो है 4 तरह के जो है यहाँ पे कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो यहां मैं ऐसे ले लेता हूं। जो फर्स्ट कंपाउंड है वो हम देखेंगे, ये होगा COCl3 डॉट 6NH3। तो इसको ऐसा करता हूं मैं XNH3 कर देता हूं, और X कितना है, X इज इक्वल टू यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 भी होगा, 5 भी होगा, 4 भी होगा और 3 भी होगा, इससे कम नहीं होगा। क्यों, वो भी देखेंगे हम। तो ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स था। सेकंड, अब ये कॉम्प्लेक्स है या नहीं वही तो वर्नर थ्योरी बताएगा। तो वर्नर ने जो है इनका एनालिसिस किया और इसका बताया कि इसमें प्राइमरी कितना है, सेकेंडरी वैलेंसी कितना है। तो सबसे पहले वो कॉम्प्लेक्स हम लिख लेते हैं जो यहां से बनता है, ये होता है 5NH3। इसी तरह से एक और कॉम्प्लेक्स बनने का चांस है। अब ये देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी हमने COCl3 के लिए और कितनी अमोनिया के लिए, उसके अनुसार ये 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो ये हो गया COCl3 डॉट 4NH3, और लास्ट में जो है हमारे पास फोर्थ जो कंपाउंड बन रहा है ये है 3NH3। अब ये देखिए, ये 4 तरह के कॉम्बिनेशंस हैं। अब ये 4 जो बने उसको हम किस तरह से एनालाइज करते हैं वो आप देखिए। इसके बाद फिर इसके ऊपर जो है हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो COCl3, ये देखिए हम ले रहे हैं पहले फर्स्ट कॉम्प्लेक्स COCl3 डॉट 6NH3। यहाँ पे देखिए ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए सबसे पहले जो है 6 बॉन्ड बना देंगे। मतलब बॉन्ड क्या है, ये सेकेंडरी वैलेंसी है। तो सेकेंडरी वैलेंसी में आप देखिए अमोनिया इस तरह से हम एडजस्ट कर लेते हैं। बस ये एक एग्जांपल दे के आपको आगे हम बढ़ जाएंगे। NH3 अब यहां पे जो है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आयनाइजेबल, मतलब कोबाल्ट के पास +3 है, तो 3 क्लोरीन जो है यहाँ पे है प्राइमरी वैलेंसी से। 1 क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, 3 क्लोरीन। अब ऐसा नहीं कि अल्टरनेट लिखना कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए ये थर्ड जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस तरह से हमने किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कंटिन्यूअस लाइन है वो सेकेंडरी वैलेंसी है, और जो डॉटेड लाइन है वो प्राइमरी वैलेंसी है। ये हो गया सेकेंडरी वैलेंसी, और ये जो डॉटेड लाइन है ये हो गया प्राइमरी वैलेंसी। तो आपने देखा कि कोबाल्ट जो है 2 तरह के वैलेंसी बता रहा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो आयनाइजेबल वैलेंसी है वही तो हमारा प्राइमरी वैलेंसी है। इसका मतलब यदि 3 क्लोरीन जो है यदि प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब 3 क्लोराइड आयन हमको बाहर मिलेंगे। और जो सेकेंडरी वैलेंसी से है, जो नॉन आयनाइजेबल है, इसका मतलब अमोनिया हमको नहीं मिलेगा। डिटेक्ट आप तीनों क्लोराइड को कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहीं पे चेंज करता हूं। यदि मान लिया मैं अब लेता हूं सेकंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या चलिए फिर मैं रब करके ही आपको बताता हूं।
सेकंड थर्ड में क्या होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर जो है हम देख रहे हैं कि 5NH3, रेफरेंस के लिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ दे रहा हूं। अब ये देखिए आप, ये जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है COCl3 डॉट 5NH3 है, तो जब आप कोबाल्ट के सेकेंडरी वैलेंसी 6 को रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले आप अमोनिया से कीजिए, क्योंकि ये आयन तो है नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे NH3 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 NH3। अब ये देखिए 5 ही थे, 5 सेकेंडरी वैलेंस से सेटिस्फाई हो गया। और वर्नियर ने कहा कि कुछ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स ऐसे होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। अब हमारे पास 3 क्लोरीन बचा हुआ है, 3 प्राइमरी वैलेंसी है और 1 सेकेंडरी वैलेंसी है। तो देखिए यहाँ पे क्या चांस है, एक प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई किया, दूसरा किया, अब ये तीसरा जो है ना, ये तीसरा क्लोरीन जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से जो है, यदि तीनों क्लोराइड में एक ऐसा क्लोरीन है जो कि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को कर रहा है सेटिस्फाई, ये आयनाइज नहीं होगा। तो यहां पे सिर्फ 2 ही आयनाइज होंगे, जो कि 2 क्लोरीन आइटम प्योरली प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से अब यदि मान लीजिए हम लेते हैं थर्ड कॉम्प्लेक्स, तो थर्ड में हम देखेंगे कि 2 क्लोरीन जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी को। तो यहां पे देखिए आप, ये थर्ड हो गया COCl3 डॉट 4NH3, यहां पे हो गया 4NH3। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए पहले 6 तो हमें बना ही देना है, NH3 1 2 3 और ये 4 हो गया। ये देखिए यहां से एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन। अच्छा, अब ये दूसरा क्लोरीन जो है ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों को कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा पास ऐसा बना देते हैं, इसके पास में ऐसा बना देते हैं। तो ये देखिए 2 क्लोरीन ऐसे हो गए जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से सेटिस्फाइड हो रहे हैं। यदि दोनों से सेटिस्फाई होंगे, अब ये देखिए रोमन लेटर में हम 3 लिख देंगे, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो सिर्फ एक क्लोरीन जो है वो प्राइमरी वैलेंसी से है, इसका मतलब सिर्फ आयनाइजेबल एक है। ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, इसलिए ये आयनाइज नहीं होंगे। इसी तरह से यदि आप फोर्थ वन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा COCl3 डॉट 3NH3। बिल्कुल इसी तरह से हम लेंगे, कोबाल्ट हो गया और यहां पे NH3 1 2 3। इसका मतलब जो 3 क्लोरीन है वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये Cl हो गया, Cl हो गया, Cl हो गया। इसका मतलब यहां पे जो है कोई आयनाइजेशन नहीं होगा। ये देखिए तीनों जो है, अब ये नहीं कि अल्टरनेट लिखना है, क्योंकि कोई आइसोमेरिज्म तो वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन करता नहीं है। देखिए वर्नर ने न तो ये कहा कि, अब जैसा कि अभी आप जानते हैं कि हर एटम जो है ट्राई करता है कि नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा जो है उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाए, मतलब EN रूल फॉलो करते हैं बहुत से कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे आइसोमेरिज्म का कोई रोल नहीं है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि वर्नर्स थ्योरी में काफी लिमिटेशंस थे, बट दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो इसलिए जो है ये ग्रेट एफर्ट था वर्नर का, जहां पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दिया इन्होंने। अब यही चारों कॉम्प्लेक्स को मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन कैसा है मैं आपको वो देता हूं। तो अब ये हटा देता हूं और यहीं पे मैं मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन आपको दे देता हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट वाला देख लेंगे, जो फर्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स था, और यहां पे मैं सेकंड लिख देता हूं। ये थर्ड, फर्स्ट क्या है COCl3 डॉट 6NH3, ये था COCl3 डॉट 5NH3 एंड फोर्थ वन है COCl3 डॉट 3NH3। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं कि 100% जो है क्लोरीन जो है वो आयनाइज हो गया था। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है इस तरह से है, ये मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है CONH3 6Cl3, ये है CO। अब देखिए सेकेंडरी वैलेंसी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन में हो रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोबाल्ट के साथ जितने भी डेटिव बॉन्ड्स बनेंगे, जितने बॉन्ड्स बनेंगे, दैट विल बी कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। सो इन द फर्स्ट केस यू आर फाइंडिंग 6NH3, इसलिए कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए 6। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 ही है, तो यहाँ हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसके बाद यहां पे लिखेंगे
टोटल आयंस, क्योंकि ये चारों कॉम्प्लेक्स का जो है ना, यहाँ पे हमने देखा था कि AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट कितना बनता है, तो उसके लिए टोटल आयंस, और टोटल आयंस में एक तो कॉम्प्लेक्स रहता है, बाकी जितने क्लोराइड आयन होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और यहाँ पे लिखेंगे 100% Cl माइनस इक्वल टू 3 क्लोराइड आयन हुआ, और यहाँ पे ये 5 है, तो एक क्लोरीन अंदर होगा, Cl2 बाहर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब कोबाल्ट के साथ 6 बॉन्ड बनने चाहिए, 5 अमोनिया है, एक क्लोरीन है, तो यहाँ पे 2 आएंगे, तो टोटल, अच्छा टोटल क्लोराइड आयन ऐसा लिख देते हैं Cl माइनस आयन, क्योंकि टोटल आयंस की बात करें तो आप देखिए एक तो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा +3, तो ये जो है यहां पे हम लिख देंगे टोटल 1 + 3 इज इक्वल टू 4 आयंस, टोटल आयंस 4, लेकिन 100% क्लोराइड जो है आ रहा है, तो 3 क्लोराइड आयन, एक कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 and 1 6, यहां भी 6 है, और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो हम लिख देंगे 66.6%, 3 में से 2 ही हुआ ना परसेंट, Cl माइनस इक्वल टू 2। फिर यहां पे आएंगे टोटल, तो टोटल कितना हो गया 1 + 2 इक्वल टू 3 आयंस, ये 3 आपको दिख रहा है ना, हाँ यस 3 दिख रहा है। इसी तरह से COCl3.4NH3 की बात करेंगे, तो CONH3 हमारे पास 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे 2 आएगा, सिर्फ क्लोरीन एक बाहर होगा, तो कोऑर्डिनेशन अभी भी 6 है, और 3 में से सिर्फ एक क्लोराइड आयन ही आयनाइज हो रहा है, तो यहाँ पे इसको तो बंद करते हैं और यहाँ लिख देंगे 33.3% Cl माइनस, ये आयनाइज हो रहा है, और यहाँ पे देखेंगे जो टोटल है ये आ जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 2 आयंस, और यही कारण है कि नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं, इसलिए इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी जो है डिक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl कितने बनेंगे वो भी डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। अब यदि आपने एक्सेस ऑफ AgNO3 डाला है तो यहाँ पे 3 AgCl मिलेगा, यहाँ 2 AgCl, यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 AgCl, ये 1 आयन था यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यह है CONH3 Cl3, बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, लेकिन यहां पे लिखेंगे नो आयंस, अकेला आयन तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पे 1+ का मतलब क्या हो गया, ये आयंस जो है देखिए यहां से ऐसे टूटता है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का 1 और ये 3, ये 1 और ये 2 3, 1 और 1 2, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इस तरह से जो है वार्नर थ्योरी और इसके जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम ले लेते हैं। तो वार्नर थ्योरी में देखिए न तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात हुई, और ना ही जो है यहाँ पे EAN रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात हुई, और ना ही कलर या मैग्नेटिक फील्ड की बात हुई, कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बताया गया यहाँ पे, कलर नहीं बताया गया, तो दिस आर द लिमिटेशंस। तो अब हम मॉडर्न कंसेप्ट में हम क्या क्या टर्म्स लेते हैं, हम लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जैसा कि आपने देखा है कि कोबाल्ट का यहाँ पे सभी में जो है ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम का पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम टर्म्स यूज कर रहे हैं जो मॉडर्न कंसेप्ट में है। एक है ऑक्सीडेशन नंबर, ये हो सकता है 0, पॉजिटिव, निगेटिव, तो चलिए 0 का हम देख लेते हैं, NiCO4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यदि हमने लिया K4 Fe6, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ठीक है। अब यदि मान लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है, तो ये देखिए आप FeCO4 2-, ये हमने लिया, मतलब आयरन पेंटा कार्बोनाइल से एक CO चला गया है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है -2। तो आपने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और ये जो है कोई भी वैल्यू ऑप्टेन कर सकता है। अब ऐसा वैल्यू क्यों आता है वो तो बात की चीज है, लेकिन ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं ऑक्सीडेशन नंबर के। इसके बाद अब देखेंगे कि जो ग्रुप ऑफ एटम्स जो जुड़े हुए हैं इन्हें हम कहते हैं लाइगेंड्स। तो लाइगेंड्स किस तरह से होंगे, कौन कौन से होंगे, उसको भी देखते हैं हम लोग। जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अमोनिया था, ये न्यूट्रल था, क्लोराइड ये निगेटिवली चार्ज था, तो इस तरह से हम देखेंगे कि लाइगेंड्स जो हैं ये कई तरह के होते हैं, इनको क्लासिफाई हम कर सकते हैं कई तरह से। अब देखते हैं लाइगेंड्स के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। यहां पे देखिए लाइगेंड्स, अब ये लाइगेंड्स की काफी वैरायटी है, तो हम नाम लिखते जाएंगे, एक एक एग्जाम्पल लिखते जाएंगे, बाकी तो सारा आपके पास
नोट्स है ही। यदि लाइगेंड्स हम ले रहे हैं न्यूट्रल, तो आप ले सकते हैं अमोनिया, वाटर, CO, इथिलीन डाइअमाइन एटसेट्रा। ये हो गया न्यूट्रल। मतलब ये हो गया कि हम ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस भी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो न्यूट्रल हो गया। इसके बाद पॉजिटिव, आप NO पॉजिटिव ले लीजिए, NH3, NH2 पॉजिटिव, इस तरह से ले लीजिए। फिर यदि निगेटिव है तो निगेटिव तो लाइन लगी हुई है, Cl माइनस है, OH माइनस है, Cn माइनस है, SO4 2 माइनस एटसेट्रा। तो इस तरह से जो है निगेटिव हो गया। अब हमारे पास लाइगेंड्स कुछ ऐसे हैं जिनको कहते हैं एम्बिडेंटेट, एम्बिडेंटेट लाइगेंड्स, एम्बिडेंटेट। ये एम्बिडेंटेट वो लाइगेंड्स हैं जहां पे बॉन्डिंग जो है या तो इधर के एटम से हो गया या तो इधर के एटम से। मतलब डोनर साइड तो एक ही है लेकिन एटम्स अलग अलग हो सकते हैं। ये आप कह सकते हैं कि डोनर जो है एक ही एटम होगा लेकिन उसके साइड्स चेंज हो सकते हैं। जैसे मान ली हम ले लें NC माइनस, CN माइनस, CNO माइनस, NCO माइनस या CNS, ये सब जो है ये अलग अलग हो जाएंगे। CN, NCS हम SCN ले लेते हैं, थायोसाइनेटो SCN माइनस, ये सब जो है ये हो गया एम्बिडेंटेट। एम्बिडेंटेट के बाद हम लेंगे मोनोडेंटेट। अब ये देखिए एम्बिडेंटेट का मतलब हो गया कि या तो कार्बन से बॉन्डिंग है या तो नाइट्रोजन, बॉन्डिंग तो एक ही है। अब मोनोडेंटेट का मतलब हो गया कि ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो मोनोडेंटेट इसमें से कई हम ले लेंगे। जैसे मान लिया हमने ले लिया अमोनिया, लिया वाटर, लिया CN माइनस, लिया CO लिया। अब यहाँ पे देखिए हम जो है NO भी ले लेते हैं। तो आपने देखा कि ये जो मोनोडेंटेट है सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, चाहे न्यूट्रल हो। हमें चार्ज से कोई मतलब नहीं, हमें तो देखना है कि कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो ये हो गया मोनोडेंटेट। इसके बाद हम लेंगे बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब कि कम से कम दो, मतलब बाइडेंटेट का मतलब हो गया दो बॉन्ड बनेंगे, अलग अलग साइट होंगे। तो यहाँ पे आप C2O4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, EN एटसेट्रा ये आप ले सकते हैं। ये हो गया बाइडेंटेट। उसी तरह से अब अनदर वैरायटी जो है, ये अलग अलग वैरायटी है लाइगेंड्स की। अब यहां पे हम लेंगे पॉलीडेंटेट। अब देखिए दो से यदि ज्यादा हो गए तो आपका जो है पॉलीडेंटेट। अब यहां पे हम क्या करेंगे, जैसे ये इन है तो वैसे ही हम लेंगे डाई इन, ट्राई इन, डाई इथिलीन ट्राई अमाइन। ये जो है इस तरह से, जैसे इथिलीन डाइअमाइन है ना, ये डाई इथिलीन ट्राइअमाइन है, ट्राई इथिलीन टेट्रामाइन है, ऐसा करके हम पॉलीडेंटेट ले लेते हैं। इसके बाद और भी एग्जांपल रहेंगे यहां पे। फ्लैक्सीडेंटेट। फ्लैक्सीडेंटेट का मतलब हो गया कि डेंसिटी जो है उनकी फ्लेक्सिबल है, जैसे सल्फेट आयन है। ये मोनोडेंटेट जैसा भी काम करता है और बाइडेंटेट भी। हमने यहां पे लिख दिया SO4 2 माइनस, EDTA 4 माइनस, ये सब हो गए फ्लैक्सीडेंटेट। अब हम देखते हैं कि ये जो चिलेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं। चिलेटिंग, अब यहाँ पे चिलेटिंग में क्या होगा, डेंटिसिटी जो है या तो दो होगी या उससे ज्यादा होगा। तो चिलेटिंग के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। EN ले लिया हमने, डाई इन लिया, EDTA 4 माइनस लिया। ये जितने भी हैं हमारे पास ये सब चिलेशन है, एक क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं चिलेटिंग लाइगेंड। ठीक है, तो चलिए ये लाइगेंड्स के वैरायटीज हो गए। तो कैसे वैरायटी हम लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ले लेते हैं, और इसके अंदर ब्रीजिंग। अब ये जो ब्रीजिंग हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन ये तो जानना चाहिए कि ब्रीजिंग का मतलब क्या होता है। देखिए टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में एक मोनोन्यूक्लियर होगा जिसमें एक सेंट्रल एटम है, और पॉलीन्यूक्लियर मतलब एक से ज्यादा होगा। अब यदि मान ली दो क्रोमियम हो और उसको OH ने जोड़ दिया, CO ने जोड़ दिया, उसको हम कहेंगे ब्रीजिंग लाइगेंड। तो एक यहाँ पे जगह अभी मेरे ख्याल से और है, यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम लेंगे ब्रीजिंग, ब्रीजिंग लाइगेंड्स। ये हो जाता है OH माइनस हो जाता है। इसके बाद आप ले सकते हैं यहाँ पे OH माइनस हो गया, CO आप ले सकते हैं। अब CO जो है उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि ये टर्मिनल भी है और ब्रीजिंग भी है। तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स ये हो चुके हैं। हर बार आप स्क्रीनशॉट लेके जो है उसको रिवाइज कर सकते हैं, तो पूरा आपको जो है
इतना ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा कंटेंट। अब यहां पे हम CO देखते हैं कि टर्मिनल भी है और कैसे है। CO ये टर्मिनल भी है और ब्रिजिंग भी है। टर्मिनल का मतलब हो गया, जैसे मान ली हमने Ni लिया, ये देखिए CO हो गया, CO CO CO, निकल टेट्रा कार्बोनाइड जो है इस तरह से बन जाता है। तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ये टर्मिनल लाइगेंड है, मतलब टर्मिनेट हो गया, उसके आगे कुछ भी नहीं है। अब यदि हम ब्रीजिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल ऐसा आता है, ये देखिए Fe है, ये Fe है। सबसे पहले तो Fe के बीच में एक बॉन्ड हो जाता है, और यहाँ पे देखिए ये CO है, 1 2, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3। इसके बाद यहाँ पे CO, ये देखिए कार्बोनाइल ही है, उसका एक स्ट्रक्चर है। ये देखिए 6 जो हैं इसके टर्मिनल लाइगेंड है, और ये जो टर्मिनल लाइगेंड होते हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और ब्रीजिंग में हो जाता है sp। अब देखते हैं हम लोग कैसे। यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O आ गया, C डबल बॉन्ड O आ गया, एक और C डबल बॉन्ड O आ गया। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है 1 2 3, ये टर्मिनल नहीं है, ये ब्रीजिंग है, तो ये हो जाएगा sp sp। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि Fe2CO9, ये है हमारा Fe2CO9, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर टर्मिनल कितने CO हैं और ब्रीजिंग कितने हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट भी मिल जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स के अंदर हमने लिया, ठीक है। अब यदि मान लिया लाइगेंड्स ऐसे हो जिसमें कि डोनर साइट एक जैसे हो, तो इसको कहते हैं हम सिमेट्रिकल। इसका मतलब हो गया कि जो ये क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे, इसमें हम ले लेंगे सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में जैसे मान लिया हमने लिया CO माइनस CO माइनस, तो देखिए दोनों ही ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यदि मान लिया हम यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ले लें, अनसिमेट्रिकल, तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, जो NH2 जो हम ग्लाइसिनेट वगैरह जो लेते हैं ना, ग्लाइसिनेट लेते हैं, या कई ऐसे लाइगेंड्स हैं जिसके अंदर डोनर साइट अलग अलग हों, तो वहां पे हम कहते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहां पे देखिए आप NH2 CH2 CO माइनस, इस तरह से हम लेते हैं। तो यहां पे देखिए डोनर साइट एक ये है, एक डोनर साइट ये है, ये हो गया अनसिमेट्रिकल। ये टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स के बाद अब हम देखेंगे यहां पे, तो कॉम्प्लेक्सेस आपको लिखना समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स को हम कैसे जो है कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं, किस तरह से जो है हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो फिर अब होता है इनका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करें। तो नॉमेनक्लेचर में कुछ एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको मालूम चल जाएगा क्या है पोजीशन। तो यहां पे नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर में कहा गया है कि सबसे पहले आप पॉजिटिव आयन को नाम दीजिए, फिर नेगेटिव को। अब हो सकता है आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो। तो जब आप कॉम्प्लेक्स को नाम देंगे तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेने हैं, जो लाइगेंड से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और यदि वो लाइगेंड रिपीट हो रहा है तो आप डाई ट्राई ऐसे प्रीफिक्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लिए वहां पे जो आपने लाइगेंड लिया है वो खुद उसके अंदर जो है डाई ट्राई ऐसे रूट वर्ड्स आ चुके हैं, और जब ये 2 या 3 बार है तो वहां पे अनदर प्रीफिक्स हम यूज करते हैं, दैट इज द बिस एंड ट्रिस। तो ये आपको देखना पड़ेगा नॉमेनक्लेचर के अंदर। और बाद में फिर हम क्या करेंगे, जब आपने सारे लाइगेंड्स का नाम ले लिया है, अब चले जाइए सेंट्रल एटम के पास। और सेंट्रल एटम यदि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो नाम चेंज नहीं होगा और फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन यदि वो निगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो उसका नाम जो है कैसा हो जाएगा, 8 के साथ हो जाएगा। जैसे सिल्वर यदि निगेटिव कॉम्प्लेक्स में है, देखिए Ag का हो सकता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, लेकिन यदि ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो हम इसको कहेंगे अर्जेंटेट। निगेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन को कहेंगे फेरेट, कोबाल्ट को कहेंगे कोबाल्टेट। तो इस तरह से जो है आ जाता है नाम। तो नॉमेनक्लेचर में चलिए मैं एक लेता हूं K4 एफिशिएंसी, नॉमेनक्लेचर पे भी हमने काफी काम किया है। अब देखिए यहां से गया तो आपको क्या नजर आया, पोटेशियम। सबसे पहले तो ये देखिए +2 है और ये तो निगेटिव कॉम्प्लेक्स वाला है ये, तो पोटेशियम। और यहां पे हम हेक्सासाइनाइडो, हम इसको कहेंगे हेक्सासाइनाइडो। अब यही जो है कई जगह साइनो भी यूज हो जाता है,
लेकिन अयूपा कहता है इसको साइनाइडो कहिए, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो। अब ये देखिए, यदि ये कॉम्प्लेक्स में पोटेशियम लेफ्ट साइड में है तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब हो गया इसके ऊपर 4 निगेटिव चार्ज है, ये कॉम्प्लेक्स हमारा निगेटिव है आयरन का, हम फेट चेंज करेंगे 8 लगा के, तो ये हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, और ये वन वर्ड ही रहेगा, ये है फेरेट 2। ये हो गया एक एग्जांपल। चलिए अब यहां पे हम लेते हैं एक दूसरा HAuCl4। याद है ना कि जब हम एक्वारेजो को डिसॉल्व करते हैं, एक्वारेजो को यूज करते हैं गोल्ड को डिसॉल्व करने में या प्लैटिनम को डिसॉल्व करने में, कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए H की वजह से इसको हम एसिड कहेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये Cl4 है, गोल्ड का +3 होगा क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, तो यहाँ के हम इसको कहेंगे टेट्रा क्लोराइडो। अब ये देखिए ऑरेट हो, ये ऑरिक एसिड हम कहेंगे ऑरिक एसिड, और ऑरिक में हम +3 यहां डाल देंगे, यहां हो जाएगा 3 एसिड। ये थोड़ा हटके होता है ये, ठीक है। अब यदि मान ली हम यहां पे एक ले लेते हैं NiCO4, तो ये हो जाएगा टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, ये हो जाएगा टेट्रा कार्बोनाइल 0। ये देखिए ये ऑरिक एसिड ये कहलाता है, इसलिए ऑरिक 3 एसिड हम कहते हैं। अब ये जो है टेट्रा कार्बोनाइल 0 हो गया क्योंकि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह से यदि मान ली हम ले लेते हैं K3FeCN6, ये हो गया +3, ये कहलाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3। तो इस तरह से जो है बहुत से नॉमेनक्लेचर के वर्किंग शीट भी दिए थे, लास्ट टाइम हम लोगों ने किया है, आप उसको देखेंगे। तो नॉमेनक्लेचर के बाद जो है, अब यदि मान ली हम जाते हैं कि आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म क्या क्या है उसको भी देखते हैं हम लोग। आइसोमेरिज्म को भी हम ब्रीफली देखेंगे। आइसोमेरिज्म में देखिए, यदि मान ली हम ज्योमेट्रिकल की बात करें, ज्योमेट्रिकल की, और इसके बाद जो है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं, स्ट्रक्चरल, और फिर ये स्टीरियो। यहां पे जो है एक हो जाएगा ज्योमेट्रिकल, ये हो जाएगा ऑप्टिकल, और स्ट्रक्चरल में काफी है। तो देखते हैं स्ट्रक्चरल में हम कौन कौन से लेते हैं। स्ट्रक्चरल में हम देखेंगे, अब देखिए यहां पे क्या हो सकता है, आयंस अलग अलग हो सकते हैं, हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग हो सकता है, लिंकेज हो सकता है। तो यहां पे आयनाइजेशन, आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लाइगेंड आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। अब ये जो जितने भी है स्ट्रक्चर में आ गया। आयनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो आयन है वो अलग अलग हो सकता है। एक एक एग्जांपल हम लेते हैं। अब जैसे मान ली कोबाल्ट हो, ये NH3 5Cl2 है, ठीक है, या फिर हम यहां पे हम ले लेते हैं Br2। अब हम एक और जो कॉम्प्लेक्स लिखेंगे वो इस तरह से कि 5 हो गया। अब ये Cl की जगह हम इसको ये काम करते हैं, इसको हम 4 करके Cl2 और इसको हम कर देते हैं Br। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल बैलेंस है। अब यहाँ पे हम Br एक ले आते हैं, Cl एक यहाँ रहता है और एक Cl बाहर आ गया। तो यहां से देखिए आपको Br मिलेगा, यहां से Cl मिलेगा। मतलब आप AgNO3 यदि ऐड करेंगे तो यहाँ पे पेल येलो कलर का AgBr बनेगा और यहाँ पे व्हाइट कलर का AgCl बनेगा। तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया। उसी तरह से हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को हम देखते हैं। अब यदि मान लिए यहाँ पे CO हम ले लेते हैं H2O 6 टाइम्स, और ये हो गया Cl3। इसके साथ यदि हम ऐसा लिख दें CO, अब H2O हो गया 5, Cl के अंदर हो गया Cl2 डॉट H2O, जो एनहाइड्रेटेड था एक हाइड्रेटेड हो गया। यदि वाटर मॉलिक्यूल जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वो यदि बाहर आ जाए तो ये हो जाएगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का एग्जांपल। इसके बाद हम देखते हैं लिंकेज का, ठीक है। अब देखिए लिंकेज में क्या होगा, तो ये क्या हो गया हाइड्रेट, ये हो गया आयोनाइजेबल या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है।
अब यहां पे हम ले लेते हैं लिंकेज। लिंकेज, अब यदि मान लीजिए कोई यहां पे CO, अच्छा एक और हम ले लेते हैं यहां पे NO2 6, और मान लीजिए ये 3 माइनस है, इस तरह से करके NO2 माइनस वाला है। अब यदि NO2 की जगह हम ONO ले लें तो देखिए डोनर साइड चेंज हो गया, ONO 6 3 माइनस, ये कहलाता है नाइट्रीटो N और ये कहलाता है नाइट्रीटो O। अब आयु पे कहता है कि नाइट्रीटो और नाइट्रो, पहले कहते हैं भाई नाइट्रीटो कहिए, लेकिन बाद में आप लिख दीजिए कि O से बॉन्डिंग है या N से, तो नाइट्रीटो N नाइट्रीटो O। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया। लाइगेंड आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया कि लाइगेंड इटसेल्फ इज इन आइसोमेरिक फॉर्म। जैसे नॉर्मल ब्यूटाइल हो और आइसोब्यूटाइल हो, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, NB एंड IB, नॉर्मल ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल, ये जो है लाइगेंड आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हो गया। अब हम एक पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब ये मिटा देता हूं मैं। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म आप देखेंगे एक कॉम्प्लेक्स जो आपने लिया है उसका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स होगा जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स, इसलिए हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। तो यदि हम लेते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ये पॉलीमराइजेशन ही है, ये पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां पे ले लूं PaPtNH3 ट्वाइस Cl2, ठीक है। अब यदि मान लिया इससे हम इसका डबल कर दें तो डबल क्या हो जाएगा, Pt 2 हो जाएगा। तो चलिए एक Pt यहां पे है और एक Pt यहां पे है, ठीक है। ये हो जाएगा NH3 4। अब ये देखिए यहाँ पे +2 है, ये -1 × 2 है तो न्यूट्रल है ही, तो यहाँ पे +2 चार्ज होने की वजह से ये न्यूट्रल है, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया +2। और यहाँ पे PtCl4 ये भी +2 है, तो यह हो गया -2। तो +2 -2 एडजस्ट हो गया। अब देखिए Pt 2 हो गया, अमोनिया 4 हो गया, इसका डबल Cl4 हो गया। तो ये कंपाउंड एंड ये कंपाउंड, ये दोनों क्या कहलाएंगे, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं ज्योमेट्रिकल में। तो ज्योमेट्रिकल में आप देखेंगे एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो, जैसे मान ली हम यहां पे ले लें, ये देखिए M है और ये AA है, ये BB है। तो देखिए A 90 डिग्री पे, B भी 90 डिग्री पे है। जब सिमेट्रिकल मतलब एक जैसे लाइगेंड यदि 90 डिग्री पे होंगे तो ये कहलाएगा सिस। और यदि मान लीजिए यहां पे अब कॉम्बिनेशन इस तरह का है कि A जो है अपोजिट हो गया, B जो है अपोजिट हो गया, मतलब 180 डिग्री पे हो गया, तो ये कहलाएगा ट्रांस। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे हो गया है। जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 लेंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ये चेंजेस आ गया है। इसके बाद यदि मान ली हम अलग अलग जो है कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर मान ली हमने 4 ही लिया है, लेकिन वो MABCD है। देखिए कुछ कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। एग्जाम्पल यदि आप ले रहे हैं MABCD, तो बिल्कुल याद रखिए कि यहां से आपको मिलता है 3 आइसोमर्स। 2-3 एग्जाम्पल ऐसे जो बिल्कुल आपको याद कर ही लेना है। अब जैसे MABCD है, 3 आइसोमर जो है, तो ये देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं 3 आइसोमर कौन कौन से हो जाएंगे। यहाँ पे M तो सेंटर में डाल ही दीजिए और एक A पोजीशन को फिक्स कर दीजिए। ये A पोजीशन फिक्स है, ये देखिए A फिक्स है। अब A के अपोजिट B लिखिए, C लिखिए और D लिखिए, जो बच गया उसको एडजस्ट कर दीजिए। ये 3 आइसोमर्स। तो यदि पूछा जाए कि MABCD, अब ABCD का मतलब क्या हो गया, एक A जो है मान लीजिए CO हो गया, B जो है CN हो गया, C वाटर हो गया, D अमोनिया हो गया। यदि अलग अलग आपको 4 दिख रहे हैं तो आप बिल्कुल 3 आइसोमर्स उसको लिख दीजिए। फिर हम और एक देखते हैं, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 6 है और यहाँ पे हमारे पास A1 A2 B2 C2, ये देखिए एक कॉम्प्लेक्स है, और फिर है हमारे पास एक MABCDEF। ये 2 एग्जाम्पल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यदि ABCDEF ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे 15 थ्योरेटिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे, लेकिन 3 ही आइसोलेटेड है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15/3, 3 आइसोलेटेड और 15 थ्योरेटिकल। इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 5/3 है, तो 3 है आइसोलेटेड
और ये जो है ये क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल जो है 5 है पॉसिबल, लेकिन 3 ही हमारे पास है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे देखिए, एक तो एग्जांपल आप बहुत ही अच्छा याद रखिए, एम ए टेकन थ्राइस, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा है ये 6। इसको एग्जांपल आप लिख सकते हैं, मान लिया कि सीओ ले लिया आपने, ईएन टेकन थ्राइस। तो ये जो है एग्जांपल, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का है, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह मालूम है। अब यदि मान लिया हम लेते हैं MA2 B2 C2, अब देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से ज्योमेट्रिकल से मिलेंगे। ज्योमेट्रिकल में जब सिस होता है तो सिस जो है वो आपको ऑप्टिकल आइसोमर देगा, जो ट्रांस होता है वो आपको नहीं देता है, क्योंकि ट्रांस में बिल्कुल जो है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो यहां पे हम लेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस गिव्स ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब एक एक एग्जांपल लिख ले, जैसे मान ली कि हम एक एग्जांपल तो हम यही ले लेते हैं कि MA2 B2 C2 है। फिर आप देखिए, आप अब ये बताइए, जब आपने MA2 B2 C2 लिया है तो यहाँ पे ये जो C2 है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, B2 CD कर सकते हैं। इस तरह से जो है कॉम्प्लेक्स को आप चेंज कर सकते हैं। जब आप लेते हैं MABCDEF तो वो भी जो है बताता है, MABCDEF ये भी जो है ऑप्टिकल बताता है। तो जितने भी ऑप्टिकल होंगे वो सिस के जो है आइसोमर्स हो जाएंगे, और ट्रांस तो उतने आपके पास है ही, सिस का ही जो है ये डेक्स्ट्रो एंड लियो हो जाता है। इसके बाद हम अब लेंगे EAN, एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर हम लिखते हैं Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। ठीक है, तो एक एग्जांपल। अच्छा देखिए, सिज्विक ने ये EAN जो है ना, ये दिया था सिज्विक ने, और सिज्विक ने कहा था कि जो सेंट्रल एटम है वो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को जो है ट्राई करते हैं अचीव करने का। तो यहाँ पे EN, तो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, लेकिन सारे एटम्स जो हैं वो EN, सारे कॉम्प्लेक्सेस EN को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे अभी हम लेते हैं K4 FeCN6, ये बहुत ही इजी एग्जांपल, इसलिए कई जगह आ जाता है ये। अब यहां से देखिए हम कैसे निकालेंगे EAN। ये जो एटॉमिक नंबर है इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +2 है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 24 + 12 ये हो जाएगा 36। और 36 किसका एटॉमिक नंबर है, क्रिप्टॉन का, इसलिए जो है EAN रूल जो है यहाँ पे फॉलो हो गया। लेकिन वही जब आप K3 FeCN6 लेंगे फॉलो नहीं होगा। चलिए K3 FeCN6 को भी ले लेते हैं। यहां पे देखिए ये है K3 FeCN6, और यहां पे हम लेंगे EAN। ये देखिए ये है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एटॉमिक नंबर 26 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये कितना हो जाएगा 23 + 12 35। तो EAN इज नॉट फॉलोड। इसका मतलब क्या, सारे कॉम्प्लेक्स जो है, लेकिन जिस समय सिज्विक ने ये रूल दिया था जो भी कॉम्प्लेक्सेस अवेलेबल थे वो फॉलो कर रहे थे, तो EAN रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन बाद में हमने देखा नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि EAN रूल फॉलो हो, एटॉमिक नंबर जो है नियरेस्ट इनर्ट गैस से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी, तो जैसा भी हो ये हमने EAN को एक यूनिवर्सल ऐसा रूल नहीं माना, स्टार्टिंग में था। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको दे दिया जाएगा कि भाई आप बताइए कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर EAN जो है वो फॉलो हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, आपको कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, एक कैलकुलेशन हम और देखते हैं। यदि हमने लिया FeCO4, अब याद कीजिए ये -2 चार्ज होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स से निगेटिव वाला है। इसको कैसे हम EAN देखेंगे, EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर 26 माइनस, ये माइनस तो हमारे फॉर्मूले का है, लेकिन ये खुद -2 है, +2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 26 + 2 + 8, ये देखिए आ गया 36। कार्बोनाइल हो चाहे कार्बोनाइल के आयन हो, वहां पे EAN रूल फॉलो होता है। देखिए बाकी कोई करे न करे, EAN आज भी जो है EAN को बिल्कुल फॉलो कर रहा है, करेगा, क्योंकि कैलकुलेशन ही ऐसा है। तो चलिए हमने EAN रूल भी देख लिया। अब यदि हम लेते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी,
उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो बहुत सी चीजें जो हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट नहीं हो पाया। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, यदि आपने एसपी लिया है तो यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 2, और एसपी की वजह से कैसा हो जाता है ये लीनियर। यदि एसपी 2 है तो ये होता है ट्राइगोनल, प्लेनर, और कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है 3। यदि मान लीजिए यहाँ पे sp2d या dsp2, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 4, और ये हो जाता है आपका स्क्वायर प्लेनर। जब आप लेंगे यहाँ पे sp3, अब ये देखिए एक एक हम लेते जा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। अब यदि आपने हाइब्रिडाइजेशन लिया sp3 तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है। लेकिन जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा sp3d2 लीजिए या फिर d2sp3 लीजिए, इनर कॉम्प्लेक्स चाहे आउटर कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये होता है ऑक्टाहेड्रल, और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। हमारे सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 ही है। यदि आपको कहीं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 मिलता है तो वहां sp3d या dsp3 होगा। तो इस तरह से जो है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में आपको याद होगा, मैंने आपको ट्रेन जर्नी का बताया था कि यदि कोई स्ट्रॉन्ग लिगैंड आ रहा है आप इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर दीजिए। लेकिन कॉपर के केस में क्या हुआ था, वहां पे हगिंस सजेशन जो था उसके अनुसार हम sp2d लेते हैं ना कि dsp2। तो वो थोड़ा सा उस पॉइंट को भी देख लीजिए। इसके बाद हम जाएंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में किस तरह से स्प्लिट होता है। तो ये हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। अब यदि मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आप देखेंगे कि यहां पे इस तरह से स्प्लिट होता है। ये देखिए, ये होता है T2G और ये होता है EG, और यहां पे बारी सेंटर से यहां पे हर इलेक्ट्रॉन का ये प्लस 0.6 डेल्टा O, और यहां पे माइनस 0.4 डेल्टा O। क्यों? ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, इस एनर्जी डिफरेंस को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो आप याद रखिए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो 6 इंटू 4 24, ये 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 इंटू 6, मतलब वो 60% ऑफ डेल्टा O है। तो यहाँ पे EG में हम लेंगे फॉर ईच इलेक्ट्रॉन 60% ऑफ डेल्टा O, और जब आपने T2G लिया है फॉर ईच इलेक्ट्रॉन 40% ऑफ डेल्टा O, ये इस तरह से हो जाता है। मतलब एनर्जी का ऑर्डर कैसा है आपको, ये T2G नजर आ रहा है। तो एनर्जी ऑर्डर हम यहां पे लिखते हैं dxy इज इक्वल टू dxz इक्वल टू dyz। अब ये तीनों इससे लेस है, ये देखिए ये लेस देन किसके आ गया, ये जो T2G है, T2G क्या होता है dx स्क्वायर sy स्क्वायर, और जो होता है dz स्क्वायर के बराबर। तो कई बार एनर्जी का ऑर्डर भी पूछा जाता है। जब हम लेंगे ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर इस तरह से लिए, यदि मान लिए अब हम यहां से यदि टेट्राहेड्रल लेते हैं, टेट्राहेड्रल जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये देखिए फिर से देखिए, अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जो है ये इजी ऊपर चला गया। अब यदि मान लिया हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेते हैं, 4 में क्या होगा इन बिटवीन एक्सिस, तो ये देखिए T2G ऊपर चला जाता है, ये देखिए ये हो गया EG, ये हो गया T2G। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, EG इज लेस देन T2G, EG इज लेस देन T2G। और यहां पे एक चीज याद रखना है कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको कहते हैं डेल्टा T, टेट्राहेड्रल। और जो टेट्राहेड्रल है उसमें भी ऐसी होगा कि ये 60% हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा। लेकिन जब आप टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। देखते हैं कैसे। यहां पे देखिए, यहां से ये वैल्यू जो है माइनस 0.6 डेल्टा T हो गया, और ये वाला जो है प्लस 0.4 डेल्टा T। जो ये डेल्टा T है उसका 40% 60% डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि डेल्टा T जो है ये 4/9 डेल्टा O होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और डेल्टा O के ऊपर हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी किया है, जिसके अंदर जो है जो वैल्यूज हैं पेयरिंग एनर्जी, ये सब का जो है सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर
वैल्यू दिया था, आप वो सबको भी देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, अच्छा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है, जो लाइगेंड्स वीक से स्ट्रांग है उसको भी हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए I माइनस, ये Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, यहां से लीजिए H2O, इसके बाद आप ले लीजिए Cn माइनस, CO, ऐसे ढेर सारे जो हैं ये हो जाते हैं हमारे ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है, यहां से हम कलर बता सकते हैं। डी ट्रांजिशन की वजह से कलर हो सकता है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से, डी ब्लॉक में हमने पढ़ा है। तो डी ट्रांजिशन से जो कलर होता है उसमें आप मोयलेस डायग्राम को यूज कर सकते हैं कि एब्जॉर्ब कौन सा है कलर और जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर जिसको हम देख रहे हैं वो कौन सा है। उसके बाद हम जाएंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, अब देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या है कि मेटल जो है डायरेक्टली कार्बन से बॉन्डेड होगा। मेटल से डायरेक्टली कार्बन जो बॉन्डेड है तो वो कैसे होगा, ये देखिए आप, Al2CH36, Al2C2H5 6, भाई एल्यूमिनियम और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है। TeL जो होता है, अब याद कीजिए C2H5 4, ये हो जाएगा TeL टेट्राइथाइलेट। आप लेते हैं RMgX ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट। ये सारे के सारे हो गए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जहां पे कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्डिंग है। ठीक है, यहां भी R का जो कार्बन है वो मैग्नीशियम से बॉन्डेड है। इस तरह से लेते हैं। अब ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, अब यदि मान ली हम कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो सिग्मा बॉन्डेड भी हो सकता है और पाई बॉन्डेड भी हो सकता है। जिसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है वो सब सिग्मा बॉन्डेड कहलाएंगे। यदि पाई इलेक्ट्रॉन्स यूज होगा तो वो पाई बॉन्डेड कहलाएगा। तो ये सब हो गया सिग्मा बॉन्डेड। अब पाई बॉन्डेड में जो है हम एग्जांपल ले सकते हैं PT। अब ये देखिए सबसे पहले जो है ये फेरोसिन, कोबालोसिन, ये सब जो है आपने देखा ही होगा। तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कंसंट्रेट होता है वो ये है जेसिस साल्ट। ये देखिए ये जो है PtCl3C2H4 है, जेसिस साल्ट। अब जेसिस साल्ट में क्या होता है ये देखिए आप, सबसे पहले आप देखेंगे यहां पे ये PT है और ये Cl1 2 3 हो गया। अब यदि मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है यही यहाँ पे यूज होता है और ये हो जाता है पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। अब यदि मान लीजिए हम फेरोसिन, कोबालोसिन लेंगे तो वहां पे भी देखेंगे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो जो है यूज होते हैं बॉन्डिंग में। कैसे देखते हैं, अब हम यहां पे हम एक और पाई बॉन्डेड के लिए लेंगे फेरोसिन। ठीक है, अब ये फेरोसिन में अब देखिए आप यहां पे, ये देखिए आप, ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है और यहां पे आप देखेंगे इस तरह से जो है ये देखिए अल्टरनेट ये इस तरह से हो जाता है और यहां पे सबसे पहले देखिए ये माइनस आ जाता है। तो माइनस में आप इसको ऐसा एडजस्ट कर दीजिए, माइनस चार्जेस हैं, ये ऐसा कर दीजिए, यहाँ पे Fe है। अब जो बॉन्ड बनेगा ना वो एक यहां से बनेगा, यहां से बनेगा, एक यहां से, ये जो है इस तरह से। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो बनाते हैं। ये आयरन हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे FeC5H5 टेकन ट्वाइस, और ये जो है न्यूट्रल हो गया क्योंकि ये +2 है और हर पे C5H5 पे एक एक चार्ज है। अब इसको जो है आप देखेंगे कि यहाँ जो है 5 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है FeηC5H5 टेकन ट्वाइस। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन भी आपको याद रखना है। यदि कोबालोसिन होता है यहाँ CO हो जाता है, क्रोमियम होता तो क्रोमोसिन हो जाता है, बिस बेंजिन तो यहाँ पे बेंजिन, बेंजिन का रिंग हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम लेते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं सिग्मा बॉन्डेड भी बन रहे हैं और पाई बॉन्डेड भी बन रहे हैं। उसी तरह से यदि हम जाते हैं स्टेबिलिटी पे, तो स्टेबिलिटी याद कीजिए ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करता है कि ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या है। तो नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब देखिए जो स्टेबिलिटी है किसी कॉम्प्लेक्स को कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। उसमें यदि चिलेटिंग लाइगेंड्स है तो वो भी स्टेबल होगा और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट पे भी डिपेंड करेगा। तो यदि कोई अलग अलग मल्टीपल स्टेप्स में फॉर्म हो रहा है तो K = K1 × K2 × K3 ऐसा जो है
भाई इक्विलिब्रियम साइन होते हैं, तो एक लास्ट इक्विलिब्रियम क्या होगा, सारे इक्विलिब्रियम का प्रोडक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे यदि हम इनका लॉग लेंगे तो लॉग के इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग k1 प्लस लॉग k2 प्लस लॉग k3, इस तरह से हम लेते हैं। जो ओवरऑल कांस्टेंट होता है, ओवरऑल कांस्टेंट हम बीटा कहते हैं इसको। तो ये बीटा जो है ये कैसा हो जाएगा, यदि दो ही स्टेप है तो वहां k1 k2 का हो जाएगा, तो ओवरऑल कांस्टेंट बीटा इक्वल टू k यहाँ पे हो जाता है। और इस तरह से जो है k1 k2 मिला दें तो ये बीटा 2 हो जाता है, इसको ले लें तो बीटा 3 हो जाता है। तो ओवरऑल बीटा k बराबर हो जाता है। और ओवरऑल कांस्टेंट जो है, जब फॉर्मेशन कांस्टेंट k है और ओवरऑल कांस्टेंट हो गया k, और बीटा का मतलब होगा कि यदि दो स्टेप है तो दो स्टेप को मिला दीजिए, तीन है तो तीन को मिलाने से क्या होगा। तो इस तरह से जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में भी हमने काफी कुछ डिस्कस किया है, डिराइव भी किया है। आप इन सारे पॉइंट्स को देखिए और अच्छे से एग्जाम लिखिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।